न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं आज की देश दुनिया की खास खबरों पर। जानबूझकर किया गया था अहमदाबाद प्लेन क्रैश। एयर इंडिया विमान हादसे पर एक्सपर्ट का चौंकाने वाला दावा। 12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एक प्रमुख एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट ने इस मामले में कहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट 171 का भीषण हादसा जानबूझकर की गई हरकत का नतीजा हो सकती है। एविएशन एक्सपर्ट के सुझाव के बाद ऐसी संभावना पहली बार सामने आई है जब एक पायलट ने प्लेन क्रैश करवाया हो। भारत के प्रमुख एविएशन एक्सपर्ट में से एक कैप्टन मोहन रंगनाथन ने इस हादसे को लेकर प्लेन के फ्यूल कट ऑफ स्विच के क्रम और कॉकपिट ऑडियो की ओर इशारा करते हुए कहा है कि यह भीषण हादसा कॉकपिट में जानबूझकर की गई हरकत का नतीजा हो सकती है। यह आत्महत्या के इरादे से भी हो सकती है। जब कैप्टन रंगनाथन से पूछा गया क्या पायलट में से किसी एक ने जानबूझकर प्लेन के ईंधन को बंद किया था, यह जानते हुए कि प्लेन क्रैश हो सकता है, इस पर कैप्टन ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। कैप्टन मोहन रंगनाथन की यह टिप्पणी भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के 12 जून को हुए हादसे की अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रकाशित करने के महज 24 घंटे के बाद आई है। इस भीषण हादसे में विमान में सवार 241 यात्रियों और घटनास्थल पर मौजूद 19 लोगों की मौत हो गई थी। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 12 जून को दोपहर 1:30 बजे के करीब अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन गेटविक के लिए रवाना हुई थी। विमान में 228 यात्री और 14 क्रूज सदस्य सवार थे, लेकिन उड़ान भरने के सिर्फ 32 सेकंड के बाद विमानों के दोनों इंजनों ने थ्रस्ट खो दिया और तेजी से अपनी ऊंचाई खोते हुए रनवे के आखिरी छोर से मात्र 1.2 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित एक मेडिकल हॉस्टल से टकरा गया। वहीं भीषण हादसे में प्लेन में सवार सिर्फ एक ही यात्री जीवित बचा था, जो कि भारतीय मूल का एक ब्रिटिश नागरिक था। अगली खबर, कर्नाटक की जेल में कैदी के पेट से निकला मोबाइल फोन। एक्सरे देखकर दंग रह गए डॉक्टर। कर्नाटक के शिवमोगा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर एक मोबाइल फोन मिला, लेकिन यह बरामदगी किसी बैग, अलमारी या सेल से नहीं, बल्कि एक कैदी के पेट से हुई है। इस हैरान कर देने वाली घटना ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक जेल में बंद दौलत उर्फ गुंडा नामक कैदी 10 साल की सजा काट रहा है। 24 जून को उसने पेट दर्द की शिकायत की और जेल अधिकारियों को उसने बताया कि उसने कुछ निगल लिया है। उसके बाद जेल प्रशासन ने उसे तुरंत शिवमोगा के सरकारी मैकगेन अस्पताल में भर्ती कराया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसका एक्सरे करवाया। रिपोर्ट देखकर हैरान रह गए। डॉक्टरों ने देखा कि कैदी के आंतों में एक मोबाइल फोन फंसा हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक यह फोन करीब 1 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा है, जिसे कैदी ने निगल लिया था। मरीज की सहमति के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया और 8 जुलाई को यह फोन बाहर निकला। डॉक्टरों ने मोबाइल फोन को एक सीलबंद लिफाफे में जेल प्रशासन को सौंप दिया है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और जेल स्टाफ की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर इतनी कड़ी निगरानी के बीच जेल के भीतर मोबाइल फोन कैसे पहुंचा? जेल अधीक्षक रंगनाथ पी ने इस पूरे मामले की शिकायत तुंगानगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। आरोपी कैदी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन ने घटना की गंभीरता से जांच के आदेश दिए हैं। संदेह है कि जेल के कुछ कर्मचारी घूस या मिलीभगत के जरिए इस तस्करी में शामिल हो सकते हैं। अब जांच का दायरा यह पता लगाने को केंद्रित है कि क्या यह सुरक्षा में लापरवाही था या किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा। हालांकि इससे पहले इसी जेल में इसी तरह का मामला सामने आ चुका है। अगली खबर, बिहार में एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिले। दस्तावेज भी पाए गए।
बिहार में चल रहे एसआईआर अभियान के दौरान बीएलओ ने घर घर जाकर जांच के दौरान बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों को पाया है। सूत्रों के अनुसार इन लोगों ने आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड समेत सभी जरूरी दस्तावेज भी बनवा लिए हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार 1 अगस्त से 30 अगस्त 2025 के बीच इन मामलों की पूरी जाँच की जाएगी। यदि जांच में यह तथ्य सही पाए गए तो ऐसे व्यक्तियों के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। यह अंतिम सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। राज्य में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने के हैं। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि शनिवार शाम तक बिहार में 80.11% मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं। आयोग निर्धारित समय 25 जुलाई से पहले गणना फॉर्म का संग्रह पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ईसीआई ने कहा है कि 77,895 बीएलओ और जमीनी स्तर पर 20,603 नए नियुक्त बीएलओ के साथ ईसीआई 25 जुलाई 2025 की निर्धारित समय सीमा से पहले गणना फॉर्म का संग्रह पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस उद्देश्य के लिए सीईओ द्वारा सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में 38 जिला चुनाव अधिकारियों, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और 963 सहायक ईआरओ सहित फील्ड स्तरीय टीमों की बारीकी से निगरानी की जा रही है। रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी बड़ी तादाद में खास करके सीमांचल के इलाकों में घुसपैठ जमाए हुए हैं। उनकी पहचान कर ली गई है, धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपनी पिछली पीढ़ी का कोई रिकॉर्ड, भारत में वो रहते थे, इसका कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उन लोगों का पता लगा लिया गया है। उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को लिखा जाएगा ताकि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, क्योंकि निर्वाचन आयोग ये मानता है कि उसका काम नागरिकता तय करना नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन नागरिक हैं और जो योग्य नागरिक हैं, जो योग्य वोटर हैं, उन सारे लोगों का नाम मतदाता सूची में दाखिल हो। इसीलिए चुनाव आयोग ने नारा दिया है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे ना। लेकिन इस गहन विशेष पुनरीक्षण के दौरान बहुत सारे ऐसे हजारों ऐसे लोगों के नाम आए हैं जिनका कोई पुराना रिकॉर्ड वो पेश नहीं कर पाए कि उनके बाप दादा भारत में रहते थे और भारत में उनके पिताजी, माता या दादा दादी, उन सबके नाम वोटर लिस्ट में किसी समय दर्ज रहे होंगे। उनका कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, तो जाहिर है कि ऐसे लोग जो बांग्ला भाषी हैं या फिर म्यांमार के लोग हैं, तो इन सारे लोगों की पहचान कर ली गई है और निर्वाचन आयोग ने ये ताकीद की है कि इन सारे लोगों के नाम नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से बड़ी संख्या में लोग पाए गए हैं। उन लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है और आपको ये भी बता दें कि जांच के बाद पड़ोसी देशों से आए हुए लोगों के नामों को हटा दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि 30 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग बिहार चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा जुड़ गए। संजय, और क्या जानकारी मिल रही है? अगली खबर, परमाणु बम की गीदड़ भभकी देने वाले पाक की निकली हवा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले कर उन्हें तबाह कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों के जरिए हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सारे हमलों को नष्ट कर दिया था। इस दौरान पाकिस्तान में बैठे बड़े बड़े नेताओं द्वारा बार बार परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दी जा रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कबूला सच। हाल ही में शहबाज शरीफ ने भारत के साथ संभावित परमाणु संघर्ष की आशंकाओं को खारिज कर दिया। इस्लामाबाद में छात्रों को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी पीएम ने कहा है कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांति बनाए रखने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों और राष्ट्रीय रक्षा के लिए है, न कि आक्रामकता के लिए। शहबाज शरीफ का यह बयान भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने तीखी सैन्य प्रतिक्रिया देते हुए 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे, जिनमें बहावलपुर भी शामिल था, जिसे जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन का गढ़ माना जाता है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल वाला गेम। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद दोनों देश के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था। उस वक्त पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि देश अलर्ट पर है, लेकिन वह अपने
परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ विकट परिस्थितियों में ही करेगा। उन्होंने कहा था कि हमारे अस्तित्व को सीधा खतरा हो तभी हम इस पर विचार करेंगे। अगली खबर, मानसून सत्र में सरकार को कैसे घेरेगी कांग्रेस, चर्चा के लिए सोनिया गांधी ने बुलाई बड़ी बैठक। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने पार्टी की रणनीति बनाने को लेकर 15 जुलाई को बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। यह बैठक सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित आवास पर की जाएगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस सत्र के दौरान कई बड़े मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और यह 21 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र को 12 अगस्त को खत्म होना था, अब जिसकी समय सीमा 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। आने वाले मानसून सत्र में कई बिल पेश हो सकते हैं, जिसमें परमाणु एनर्जी सेक्टर में निजी क्षेत्र के प्रवेश को आसान करना शामिल है। सरकार केंद्रीय बजट में की गई इस घोषणा को पूरा करने की दिशा में कदम उठा रही है, जिसके तहत परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोला जाएगा, जिसके लिए नागरिक दायित्व अधिनियम और परमाणु ऊर्जा अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने की सोच रही है। मानसून सत्र में जोरदार हंगामे के आसार। इसके अलावा बिहार में वोटर लिस्ट के अंदर संशोधन के चुनाव आयोग के कदम पर विपक्षी पार्टी सरकार को घेर सकती है। वहीं 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की कूटनीतिक गतिविधियों पर विपक्ष की तरफ से चर्चा की मांग की जा रही है। भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावों पर विपक्षी पार्टियों द्वारा जवाब मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीनों ट्रंप से फोन पर बातचीत करके स्पष्ट रूप से कहा कि भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता न पहले स्वीकार करता था, न अब करता है और न ही भविष्य में करेगा। मानसून सत्र में कई बड़े मुद्दों को लेकर हंगामे के आसार है। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।